गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 480 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 480 पर पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? आरबीआई, सेबी, सिडबी, इनमें से कोई नहीं। म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है सेबी, ऑप्शन नंबर बी। तो सेबी भारत में जो है म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और यह वित्त मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्रकाशिक फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका? राष्ट्रीय प्रकाशिक फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ग्राम पंचायतों को। तो राष्ट्रीय प्रकाशिक फाइबर नेटवर्क 2011 में शुरू की गई भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य है 2 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन हुआ था 2006 में। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जो है वर्ष 1975 में की गई थी। उसके पश्चात वर्ष 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। ठीक है, वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में लागू हुआ और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन कानून किस वर्ष आया था? राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन कानून आया था 2003 में। तो राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में इसे जो है प्रभाव में लाया गया। ठीक है, तो 3 में आया, प्रभावी हो गया अगले ही वर्ष यानी 2004 में जुलाई में, और यह सार्वजनिक कोषों और अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नजर रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून के माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें वर्ष 1997-98 के बाद जो है भारी वृद्धि हुई। देखिए, केंद्र सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून की नए सिरे से समीक्षा करने और इसकी कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए एन.के. सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के आर्थिक उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत के आर्थिक उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, समुद्री उत्पाद क्या होते हैं? मछली हो गई, झींगा हो गया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? ये हो गया पश्चिमी तट अरेबियन सी वाला, ये हो गया पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी वाला। आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन से बंदरगाह कितने बंदरगाह, यहाँ कौन से बंदरगाह कितने बंदरगाह। तो एन्नोर पोर्ट हो गया तमिलनाडु में, तो ये तो पूर्वी तट का हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। पारादीप हो गया उड़ीसा में, पूर्वी तट का हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। चेन्नई पोर्ट हो गया तमिलनाडु में, पूर्वी तट का हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, तीनों के तीनों पूर्वी तट के बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है कलकत्ता। आंध्र प्रदेश का इम्पोर्टेंट बंदरगाह विशाखापत्तनम, ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। कांडला जो है ना गुजरात का, जिसका नाम परिवर्तित करके किया गया दीनदयाल पोर्ट, ये भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, और कौन कौन से पोर्ट हैं? एक महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। महाराष्ट्र में एक और पोर्ट है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको न्याहा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं। न्याहा सेवा पोर्ट बनाया गया था ये मुंबई पोर्ट का बोझ कम करने के लिए।
ठीक है। गोवा में कोई है क्या बंदरगाह? मुर्मुगांव है गोवा में। कर्नाटक में है क्या कोई पोर्ट? न्यू मंगलोर है कर्नाटक में। केरल में है क्या कोई पोर्ट? कोच्चि पोर्ट है। ठीक है, ये जबानी याद होना चाहिए सब आपको। तो बात करें कांडला। कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया, सालों हो गए, 2 साल तो हो ही गए। 18 में चेंज किया था, 18 के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हस्तशिल्प या होजरी? आभूषण से तो बड़ा ही होगा, कपड़ा विनिर्माण से ही बड़ा होगा। कौन सा? कपड़ा उद्योग। तो देखिए, तीनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। यह औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है और 20 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा यह कुल निर्यात आय का लगभग 33% योगदान देता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8,200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिनमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में हो गया 11%। डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना हो तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? इस प्रश्न को पहले भी कवर करा चुके हैं, गुजरात। तो गुजरात के अधिकांश नमक उत्पादन का पता जो है एक क्षेत्र से लगाया जा सकता है, वो है पश्चिम मध्य राज्य गुजरात। ठीक है। अब देखिए, गुजरात में स्थित 50% से अधिक नमक श्रमिकों के साथ राज्य का देश के वार्षिक नमक उत्पादन में लगभग 3/4 हिस्सा है। इसके बाद कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। हवाला लेन देन को रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून को लाया गया है? बताइए। फरमा, फेमा, अफसफा या फिर FRBMA? अफसफा तो है नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया। ठीक है। क्या फेमा? देखिए, फेमा मतलब फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है। इसके अंतर्गत भारत में हवाला लेन देन बंद है और यह नियम 29 दिसंबर 1999 को बना। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर ध्यान देना है अपने को। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग या ग्राम उद्योग बोल सकते हैं इनको, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए बताइए? नाबार्ड इम्पोर्टेंट होता है PCS के एग्ज़ाम के लिए, इससे बनते हैं प्रश्न। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी छोटे, आपने पता होगा, कृषि और छोटे उद्यमों को, ठीक है, MSME को देने के लिए। तो कृषि आ जाएगा इसमें, छोटे पैमाने के उद्योग आ जाएंगे, ग्राम उद्योग आ जाएंगे, शहरी उद्योग का एलिमिनेट कर दीजिए। तो 4 से कितने कटेंगे? एक तो कट ही जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, नाबार्ड एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा, नाबार्ड जो है एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित की गई संस्था है और सबसे बड़ी संस्था है इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए। ठीक है। बारहवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से कितने से अधिक होती है? 10,000, 1,000, 5,000, 500? 500 से कम चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। यह वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और यह उस गांव में लागू की जाती है जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक हो, 500 लोग रहते हो वहाँ पर।
या उससे अधिक। 13वां प्रश्न है, भारत में 1000, 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा शुरू किए गए कब? 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट शुरू किए गए 1984 में, और 1978 में जो है बंद भी कर दिए गए। तो भारत में 1000, 5000, 10,000 रुपये के नोट जो है आज़ादी के बाद 1984 में शुरू किए गए, और 5000 और 10,000 के नोटों का जो है 1978 में बंद कर दिया गया, और 2016 में 1000 का भी बंद कर दिया गया। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा नोट कितने का है? 2000 का, ठीक है, 2000 का है, 1000 का तो है नहीं अभी, उससे छोटा 500 का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। तो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की स्थापना हुई थी 3 मई 2005 को, ठीक है, 16 साल हो गए लगभग। अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, ये वर्ल्ड बैंक की डेट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है 1 साल पहले है, 1944, ठीक है, 1944। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जो है जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वोट सम्मेलन में की गई थी। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता तब तक उसे विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में सदस्यता नहीं मिलती है। IMF द्वारा जारी की जाने वाली कुछ रिपोर्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित की जाती है IMF के द्वारा हर साल 2 बार 1 साल में। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है IMF के द्वारा, ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। और IMF द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक और रिपोर्ट है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद राजकोषीय चुनौतियों से निपटने हेतु मानकों की रूपरेखा तैयार करती है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है, फिर से सुन लीजिए नाम, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये प्रश्न पूछा गया था 2014 में UPSC में, नहीं 13 में पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 15 प्रश्न थे कुछ इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना, ठीक है। धन्यवाद।